फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा था कि हमारा इंडिया कोई पिछड़ा विछड़ा नहीं है, बल्कि हम टॉप 5 में आते हैं। इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन स्थापित हुआ था 1969 में, जो कि रशिया और चाइना से भी पहले था। मतलब हमारे पास स्पेस टेक्नोलॉजी इन देशों से भी पहले से थी। और अभी आपको पता चल रहा होगा कि टॉप 5 में हमने अपनी जगह ऐसे वैसे नहीं बनाई है। और अभी अगर हम बात करें कि सारे देशों को, दुनिया के सारे स्पेस एजेंसीज को इंडिया की जरूरत क्यों पड़ती है, जैसे हमने इंट्रोडक्शन में बोला था, वो इसीलिए क्योंकि हमारे पास दुनिया की सबसे बेहतरीन लॉन्चिंग व्हीकल्स है। जानना चाहते हो वो कौन है? PSLV रॉकेट्स, नाम तो सुना ही होगा। हमारे ये रॉकेट सबसे किफायती रॉकेट्स है। लाइक लिटरली हमें सिर्फ $54 मिलियन चाहिए एक स्पेस लॉन्च के लिए, और इसीलिए दूसरी सारी कंट्रीज हमारे पास आती है अपने सैटेलाइट्स को लॉन्च करवाने। पर हमने क्या सिर्फ इतना ही उखाड़ लिया क्या? ऐसा नहीं है भाई लोग, हमारे नाम पर एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है। हमने एक साथ 104 सैटेलाइट स्पेस में लॉन्च करके दिखाया, और यहाँ पर सारे सैटेलाइट्स दूसरे बड़े बड़े देशों के थे, जैसे USA और UAE, क्योंकि उन्होंने हमें लॉन्च करने कहा था। और अभी तक एज यू मे नो इट, ये चीज कोई और दूसरी स्पेस एजेंसी नहीं कर पाई है। इसके अलावा हमने चांद पे वाटर भी ढूंढा था, उसके बारे में सुना था आपने, बहुत न्यूज में चर्चा हो रहे थे। 2008 में चंद्रयान 1 मिशन के चलते प्रूव किया गया कि चांद पे वाटर इन फॉर्म ऑफ आइस मौजूद है, और हम ऐसे 4th कंट्री है जिन्होंने चांद पे सॉफ्टली लैंड किया, और हमारे एस्ट्रोनॉट राकेश शर्मा वाज द फर्स्ट इंडियन टू ट्रैवल इन स्पेस। पर यहां पर सवाल यह आता है, क्या दूसरे बड़े बड़े देशों की गवर्नमेंट की तरह हमारे देश की गवर्नमेंट भी इसरो पे बहुत ज्यादा पैसे खर्च करती है? बजट आपको बताता हूं और फिर आप खुद ही अंदाजा लगा लो। USA का बजट है 20 बिलियन, चाइना का बजट है 11 बिलियन, और इंडिया का बजट है 1.5 बिलियन। और देखा जाए तो इसी किफायती बजट की वजह से ही हम फोर्स हो जाते हैं हमारा दिमाग वापरने के लिए, ताकि हम नए नए जुगाड़ कर सके और पैसे बचा सके, और फिर वो जुगाड़ पूरे दुनिया के साथ शेयर कर सके। इंटरेस्टिंग राइट? लेकिन जब हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो वर्ल्ड लीडर्स में कुछ ऐसे देश आते हैं जैसे जापान, राइट? जापान हमेशा से हमें पता है टेक्नोलॉजी लीडर रहा है, बट व्हाट अबाउट दिस केस? व्हेन इट कम्स टू स्पेस रिसर्च हम जापान से भी आगे हैं। इनफैक्ट जापान तो टॉप 5 में भी नहीं आता है। बिल्कुल फ्रेंड्स, हम बात कर रहे हैं जापान के JAXA की, जो कि अनफॉर्चुनेटली 6th पोजीशन पर आता है। बट व्हाट अबाउट एक बहुत ही टॉक्ड अबाउट स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, यूरोपियन यूनियन की ESA, जिसका नाम आपने नासा के साइड बाय साइड कई बार सुना होगा। ESA का योगदान क्रिकेट ग्राउंड पे खड़े अंपायर की तरह होता है, जो कि मैच में ज्यादा कुछ योगदान तो नहीं करता, लेकिन हर एक प्लेयर को इसकी जरूरत है। ESA यानी यूरोपियन स्पेस एजेंसी, ये स्थापित हुआ था 1975 में, पर ये इंडिया से पीछे क्यों रह गया? क्या इनसे कभी कुछ खास नहीं किया गया? अरे इनके ज्यादातर मिशन तो वो थे जो पहले ही हो चुके थे, जैसे कि मून मिशन या फिर मार्स मिशन। पर उन्होंने एक ऐसा कदम उठाया जो किसी ने भी करने की कभी भी नहीं सोची थी। इन्होंने एक ऐसा स्पेसक्राफ्ट बनाया जो हमारे सूर्य मंडल के दूसरे ग्रह के काफी नजदीक जा सकते थे, और उस पे सूर्य की किरणों का ज्यादा असर भी नहीं होगा, और वो है दी वीनस एक्सप्रेस। ये वो स्पेसक्राफ्ट है जो वीनस के काफी नजदीक जाएगा और उसके वायुमंडल की जानकारी ला के हमें देगा। ये स्पेसक्राफ्ट नवंबर 2005 में लॉन्च हो गया, और उसने हमें काफी सारे वीनस के इमेजेस दिए, वहां के तापमान और वायुमंडल की जानकारी देकर। पर 2014 में यूरोप उस सैटेलाइट से कांटेक्ट खो बैठा, और आज वो कहीं पर स्पेस डीब्रीज बनकर रह गया है। पर इनका एक फ्यूचर मिशन जो मुझे पर्सनली बहुत ही ज्यादा फैसिनेट करता है, वो है द स्पेस क्लियर मिशन। और ये इतना फैसिनेटिंग क्यों है बताओ? क्योंकि इसमें ये लोग ऐसे रोबोट्स बनाएंगे जो स्पेस में जाके स्पेस डीब्रीज हमने फैलाए हैं उसे जमा करेंगे, और फिर अर्थ पे दोबारा लेके आएंगे ताकि वो रीयूज हो सके। वो सारा टन्स ऑफ मेटल स्क्रैप फिर से धरती पर आ जाएगा, और ऊपर हमारे सैटेलाइट्स को कचरे से टकराने का डर